बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम निधि एंड वेलकम टू दिस चैनल। आज हम फॉरेन ट्रेड करेंगे ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का। पार्ट 1 में हमने एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में पढ़ा था एंड अब हम इस वीडियो में बाकी सारे सेक्टर्स पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं फॉरेन ट्रेड से। स्टार्ट करने से पहले डू सब्सक्राइब आवर चैनल, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं फॉरेन ट्रेड से। सो लेट्स बिगिन। ये नोट्स जो है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप इजीली वहां से देख के भी पढ़ सकते हो। तो इंडिया की एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल में तो सिचुएशन सही नहीं थी। अब फॉरेन ट्रेड में इंडिया की क्या सिचुएशन थी, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। 3 मार्कर क्वेश्चन इजीली यहाँ से बन सकता है कि फॉरेन ट्रेड में इंडिया सबसे बेसिक चीज जो हम इस चैप्टर में पढ़ते आ रहे हैं, एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड। यहाँ पे ये पॉइंट फिर से आया है कि फॉरेन ट्रेड के अंदर इंडिया एक एक्सपोर्टर था रॉ मटेरियल का, प्राइमरी प्रोडक्ट्स का, और इंपोर्टर था फिनिश गुड्स का, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इसमें है मोनोपोली कंट्रोल। मोनोपोली कंट्रोल का मतलब है कि इंडिया रिस्ट्रिक्टेड था 50% ट्रेड ब्रिटिशर्स के साथ करने में। इंडिया को ब्रिटिशर्स ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया था कि 50% जो भी ट्रेड होगी उन्हें ब्रिटेन ही करनी है, बाकी रिमेनिंग दे वर अलाउड, इंडिया वाज अलाउड कि वो चाइना, श्रीलंका, ईरान के साथ करे। 50% उसके पास रिस्ट्रिक्शन थी इंडिया के पास कि वो ट्रेड ब्रिटिशर्स के यहाँ करे, इसलिए बोलते हैं मोनोपोली कंट्रोल। एक जने ने कंट्रोल कर लिया था, ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल किया था कि 50% हम इंडिया ट्रेड जो करेगा वो ब्रिटिशर्स ही करेगा। आई होप ये भी पॉइंट क्लियर है कि फॉरेन ट्रेड के अंदर ब्रिटिशर्स ने रिस्ट्रिक्शन डाल दी थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट सेपरेटली भी 3 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। एक्सपोर्ट सरप्लस का जो था वो ड्रेन, इंडिया की वेल्थ का ड्रेन कैसे हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे हाई चांस है पेपर में आने का इसका। ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल कैसे हुई। पहला हम यहाँ पे बोलेंगे कि जो एक्सपोर्ट सरप्लस है उसका मिसयूज कैसे हुआ, ये भी बोल सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। इस पॉइंट को पहले इजी वे में समझते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट सरप्लस था, इंडिया जो एक्सपोर्ट से कमाई कर रहा था, वो रॉ मटेरियल जो भेज रहा था और उससे जो कमाई कर रहा था, उसका पैसा ब्रिटिशर्स ने फर्स्ट मिसयूज किया अपने ही ऑफिस के एक्सपेंसेस पे। ब्रिटेन गवर्नमेंट के जो ऑफिसेस थे वहां पे जो खर्चे होते थे वहां पे यूज हुआ। ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इंडिया में, उन्होंने इंडिया का पैसा मिसयूज किया अपने ऑफिसेस के एक्सपेंसेस को सही करने एक्सपेंसेस में, ठीक है। सेकेंड, टू मीट वॉर एक्सपेंसेस फॉर्ड बाय ब्रिटेन। ब्रिटिश गवर्नमेंट जहां पे भी वॉर वगैरह के जो इनके खर्चे हो रहे थे उसमें इंडिया का पैसा यूज कर रही थी, ठीक है। और थर्ड पॉइंट है, ध्यान से सुनना, विजिबल आइटम्स की ट्रेड। इंडिया जो एक्सपोर्ट करता था रॉ मटेरियल, शिप में जाता था रॉ मटेरियल, ब्रिटिश है ना, ब्रिटेन। तो ब्रिटेन अगर रॉ मटेरियल शिप के अंदर जा रहा है तो वो शिप इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकता था इतनी, इसलिए रेंट देता था। शिप किसकी थी, ब्रिटिशर्स की। तो उसने इंडिया से पैसे लिए, अपने जो इनविजिबल सर्विस है, जो सर्विस है उसके पैसे लिए इंडिया से। एक्सपोर्ट भी इंडिया ही कर रहा है रॉ मटेरियल, और साथ में इनविजिबल शिप, दैट इज इनविजिबल सर्विस, उसके पैसे भी दे रहा है, ठीक है। तो जो भी एक्सपोर्ट से फायदा होता था वो तो इन्हीं सब में चला जाता था, ठीक है। तो क्या क्या पॉइंट होगा यहाँ पे एक्सपोर्ट सरप्लस के मिसयूज के। फर्स्ट पॉइंट, टू मेक पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय एन ऑफिस सेटअप बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट इन ब्रिटेन, उनके ऑफिसेस के खर्चे। सेकंड पॉइंट, टू मीट वॉर एक्सपेंसेस फॉर्ड बाय ब्रिटेन, वॉर एक्सपेंसेस, ठीक है। एंड थर्ड है
टू इम्पोर्ट विजिबल आइटम्स, जितने भी विजिबल आइटम्स है, शिपिंग सर्विसेज एक्सेट्रा, इसमें खर्चा चला जाता था। ठीक है, आई होप ये एक्सपोर्ट सरप्लस का पॉइंट क्लियर होगा। ये अलग से 3 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कुछ एक्स्ट्रा चीज है, मोनोपोली कंट्रोल, जो सेकंड पॉइंट है उसी में से, कि ब्रिटिशर्स ने मोनोपोली कंट्रोल वो इजीली कर पाए, इसलिए उन्होंने इंडिया में एक स्विस कनाल बनाया 1869 में। ये ईयर याद होना चाहिए एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, 1869। ठीक है, ये कनाल क्यों बनाया, क्या पर्पस था ब्रिटिशर्स का, ताकि वो इजीली इंडिया के एक्सपोर्ट्स पे, जो रॉ मटेरियल उस पे नजर रख सके, कंट्रोल रख सके। क्योंकि पहले कोई डायरेक्ट लिंक नहीं था पानी का, पहले दूसरे देश में इंडिया की शिप जाती थी, फिर दूसरे से ब्रिटेन के पास जाती थी, तो ऐसे पूरा प्रोसेस स्लो होने लग गया। तो उन्होंने क्या करा, सीधा लिंक बना दिया कि इंडिया से सीधा ब्रिटेन जाएगा सामान शिप के थ्रू, और सीधा चला जाएगा, रास्ता हो गया हमारा। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम हो गई। ठीक है, ब्रिटिशर्स की ट्रांसपोर्ट करने की रास्ता इजी हो गया, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो गई, ये उनको फायदा हुआ। इट प्रोवाइडेड ए डायरेक्ट रूट फॉर शिप्स ऑपरेटिंग फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन। द ओपनिंग ऑफ स्विस कनाल इन 1869 reduced the cost of transportation, and strategically and economically it is most important waterways in the world. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वाटरवे है, डायरेक्ट सामान पहुंच जाता है इंडिया से ब्रिटेन, ब्रिटेन से इंडिया। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्विस कनाल, कि 1869 में आया था, इसका ईयर याद रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अब यहाँ पे हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल और फॉरेन ट्रेड, ये तीनों खत्म हो चुके हैं। अब हम डेमोग्राफिक कंडीशंस पढ़ेंगे, कि इंडिया की डेमोग्राफिक, इंडिया की एग्रीकल्चर हो गया, इंडिया का इंडस्ट्री हो गया, इंडिया का बाकी देशों के साथ जो एक्सपोर्ट का है, फॉरेन ट्रेड है, वो हो गया। अब इंडिया के अंदर डेमोग्राफिक स्टेट, इंडिया की डेमोग्राफिक स्टेट, इंडिया के अंदर की स्टेट क्या थी, लोगों की स्टेट क्या थी, तो यहाँ पे पहला पॉइंट है सेंसस का। सेंसस ऑपरेशन वर कंडक्टेड आफ्टर एवरी 10 ईयर, और फर्स्ट सेंसस कब हुए थे, 1881 में। हर 10 साल में सेंसस होते हैं, मतलब देश की पॉपुलेशन कैलकुलेट होती है। ठीक है, तो सेंसस फर्स्ट कब हुए थे, 1881, याद रखनी है ये बात, और हर 10 साल में सेंसस होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है इंडिया की जो एक सेकंड स्टेज बोलते हैं, या ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, या सेकंड स्टेज, यहाँ पे लास्ट ईयर ही पेपर में क्वेश्चन आया है, सेकंड स्टेट इंडिया की क्या थी, या फिर ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। तो यहाँ पे 1921 वाज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। 1921 से पहले इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम परसेंटेज में धीरे धीरे बढ़ रही थी। ठीक है, एकदम से 1921 के बाद तेजी से बढ़ने लग गई। ठीक है, इसलिए 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोला है, या सेकेंड स्टेज बोला है। ठीक है, आई होप ये दोनों ईयर इंपॉर्टेंट है, याद रहेंगे। 1881 में सेंसस, एंड 1921 में ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ठीक है, नेक्स्ट है बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट पॉइंट बहुत सिंपल है, परसेंटेज याद रह पा रही है तो ठीक है, पर याद अप्रोक्सीमेट रख लेना। ठीक है, हमेशा किसी भी परसेंटेज को इजी तरीका क्या है याद करने का, उसका अप्रोक्स लेके अंदाजे से याद रख लो, क्योंकि इतनी सारी परसेंटेज है, एग्जैक्ट याद रह जाती है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो अप्रोक्सीमेट करके याद रख लेना। तो यहाँ पे बर्थ रेट है नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न पर 1000 इन ए ईयर, नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न पर 1000 वर्ड भूलना नहीं है पेपर में। यहाँ पे ये नहीं बोल रहा कि नंबर ऑफ ईयर, मतलब बर्थ रेट क्या थी, परसेंटेज नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे है बर्थ रेट पर 1000। ठीक है,
1000 में से कितने बर्थ हो रहे थे? 48। 1000 लोगों में से 48 बर्थ हो रहे थे। ठीक है, तो बर्थ रेट क्या है? इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ चिल्ड्रन born per 1000 इन a year was nearly 48 per 1000 कंपेयर टू अभी 2017 के हिसाब से जो भी लेटेस्ट डेटा है उसके हिसाब से कितनी है बर्थ रेट 1000 लोगों में? 19। ठीक है, अभी का डेटा याद रहे तो ठीक है, नहीं तो 48 पर 1000 याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट है डेथ रेट। डेथ रेट क्या होती है? नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000। तो जो डेथ रेट था ईव के टाइम पे, जो हमारे डेथ रेट थी वो क्या थी? 40 पर 1000। 1000 में से 40 लोग तो मर रहे थे। इट रेफर्स टू नंबर ऑफ पर्सन डाइंग पर 1000 इन ए ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे अभी कितनी है डेथ रेट 2017 के हिसाब से? 7.3। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे कितनी थी? 40 पर 1000। 40 पर 1000 याद रहना। नेक्स्ट है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट एक साल का बच्चा, छोटा बच्चा, बच्चों में डेथ कितनी थी? ये है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ इन्फेंट डाइंग बिफोर 1 year ऑफ एज पर 1000 लाइव बर्थ्स इन ए ईयर। 1000 बर्थ में अगर होते हैं, 1000 बर्थ में से कितने बच्चे की डेथ हो रही थी? तो ये परसेंटेज बहुत हाई था, 218। 218 पर 1000। और अभी कितना है 2015 के हिसाब से जो लेटेस्ट डेटा है 37 पर 1000। तो हमें ब्रिटिशर्स का याद रहना चाहिए, दैट इज 218। बहुत हाई था, हॉस्पिटल फैसिलिटी ना होना एंड बहुत सारे रीजन है इसके पीछे, तो इट वाज अबाउट 218 पर 1000। ठीक है, नेक्स्ट है लिटरेसी रेट। इसमें भी पिछला डेटा याद रहना चाहिए, क्वेश्चन बन सकते हैं परसेंटेज के, प्री बोर्ड्स में आ जाते हैं जनरली परसेंटेज के। यहाँ पे 16% और 7% वुमेन की लिटरेसी रेट, तो इसको भी समझते हैं। डेफिनेशन है, इट रेफर्स टू नंबर ऑफ पर्सन केपेबल टू रीड एंड राइट अबव 7 years ऑफ एज। 7 years ऑफ एज से ऊपर कौन है जो रीड एंड राइट कर सकता है? ये डेफिनेशन भी याद रहनी चाहिए। जब हम बर्थ रेट और डेथ रेट की बात कर रहे थे वो पर 1000 के रेशियो में थी, पर 1000। ठीक है, यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे परसेंटेज में। तो जब डेथ रेट का पूछे तो उसको पर 1000 के हिसाब से लिखना है, 218 पर 1000 इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, डेथ रेट क्या हो गई? 40 पर 1000। ये नहीं बोलना है 40%, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो लिटरेसी रेट क्या हो गई हमारी? ये परसेंटेज में है। ठीक है, तो लिटरेसी रेट जो थी वो 16% थी, ओनली 16%। और जिसमें से फीमेल की लिटरेसी क्या थी? बहुत कम, 7%। टोटल लिटरेसी थी 16% और जिसमें से फीमेल की थी 7%। आई होप ये चीज क्लियर होगी। और 2014 और 15 के हिसाब से कितनी है? 76%। 14-15 के हिसाब से 76%। ठीक है, नेक्स्ट है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इट रेफर्स टू एवरेज लाइफ ऑफ ए पर्सन। एवरेज, ऑन एन एवरेज एक आदमी कितना कितना जी रहा था, कितने सालों तक। तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे इट वाज वेरी लो, 44 years अप्रॉक्स। ठीक है, और कंट्रास्ट में अभी 14-15 के हिसाब से, 2014-15 के हिसाब से 67 to 68 years अप्रॉक्स। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे लोगों की एवरेज लाइफ कम थी, 44 थी, बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन, वॉर्स वगैरह होना, वॉर में मर जाते लोग, तो एवरेज क्या था? एक कम रेशियो था, 44। ठीक है, नेक्स्ट है पुअर स्टेट ऑफ हेल्थ फैसिलिटी। पुअर स्टेट हेल्थ की, इंडिया में हेल्थ फैसिलिटी की पुअर स्टेट का होना।
तो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी जो थी, गवर्नमेंट की जो हेल्थ फैसिलिटी थी, वो अवेलेबल ही नहीं थी, और जो अवेलेबल थी वो हाईली इनएडिक्वेट। ठीक है, और ब्रिटिशर्स ने हेल्थ को सही करने में कुछ नहीं किया। ठीक है, वेरी लिटिल ऑन हेल्थ केयर फैसिलिटी। ब्रिटिशर्स रूल ब्रिटिश रूल स्पेंड वेरी लिटिल ऑन हेल्थ फैसिलिटी। ठीक है, तो पुअर स्टेट ऑफ हेल्थ फैसिलिटी में हम ये लिख देंगे कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हेल्थ फैसिलिटी थी, वो अनअवेलेबल थी लोगों में, और जो अवेलेबल थी वो हाईली इनएडिक्वेट थी। आई होप ये भी क्लियर होगा पॉइंट। तो नेक्स्ट सेक्टर आ गया अब हमारे पास। तो हमारे कौन से सेक्टर कवर हो गए हैं? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, फॉरेन ट्रेड एंड डेमोग्राफिक। ठीक है, अब है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर 6 मार्कर्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लास्ट ईयर किसी ना किसी सेट में आया है बोर्ड के, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में हम क्या बोलेंगे, ध्यान से समझना इसको। कोई भी चीज समझोगे तो बहुत इजीली याद रहने वाली है, और यहीं पे अगर तुमने रट्टा मार लिया तो कुछ नहीं होगा याद, क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक याद रखने के लिए समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर याद होगा। हम्म तो यहाँ पे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। किस पॉइंट से? ध्यान से सुनना, इसे कैसे याद रखना है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का मतलब है यहाँ पे कि आधी चीजें इंडिया में वर्क फोर्स थी, जो ऑक्यूपेशन, जो वर्क फोर्स थी, वो 75% अप्रोक्स एग्रीकल्चर में थी, और बाकी 25% सेकेंडरी या टर्शरी सेक्टर में थी। ठीक है, तो हम बोलेंगे the agriculture sector accounted for the largest share of workforce, which usually remained of approx 75%, while the manufacturing, that is secondary, and service, that is tertiary sector, both accounted for 25% of workforce. तो एग्रीकल्चर का प्रीडोमिनेंस था। हेडिंग क्या हो जाएगी ऑक्यूपेशनल में? प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर ओवर अदर्स। ठीक है, डोमिनेट कर रहा था एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है हमारा इसी में रीजनल वेरिएशंस। रीजनल वेरिएशंस में अलग अलग स्टेट की वजह से, वेदर की वजह से जो वेरिएशंस थी, जो एग्रीकल्चर के वेरिएशंस थे, उसका यहाँ ये बोला है कि agriculture sector was a major sector in terms of share of workforce. Still there was regional variations. तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, बॉम्बे, वेस्ट बंगाल, ये जितने भी पानी के पास जो है, पानी के पास के जो देश है, उन्होंने डिक्लाइन फेस किया था एक एग्रीकल्चर में। ठीक है, और वहां पे इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट होने लग गई थी। एंड एग्रीकल्चर कहाँ पे इंक्रीज हुआ? एग्रीकल्चर इंक्रीज हुआ हमारा उड़ीसा, राजस्थान एंड पंजाब। ठीक है, however there was an increase in share of workforce in agriculture sector during same time in the states राजस्थान, पंजाब एंड उड़ीसा। आई होप ये भी पॉइंट क्लियर होगा। स्ट्रक्चर को बताया है ऑक्यूपेशन में कि इंडिया का 75% डोमिनेंट, प्रीडोमिनेंस एग्रीकल्चर सेक्टर में थे लोग, और 25% अदर सेक्टर्स में थे। और जहां पे भी एग्रीकल्चर था, दैट इज इंडिया में जो एग्रीकल्चर था, उसमें भी वेरिएशंस थी। किसी किसी स्टेट में तो एग्रीकल्चर अच्छा हो रहा था, दैट इज राजस्थान, पंजाब। पंजाब में फर्टाइल लैंड है, पंजाब से याद रहना चाहिए। राजस्थान, पंजाब एंड उड़ीसा में एग्रीकल्चर अच्छा हो रहा था। एंड बाकी सारी जगह जो पानी के पास है, इससे याद रख लो कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, बॉम्बे, वेस्ट बंगाल, इन सब में क्या हो रहा था? एग्रीकल्चर डाउन जा। तो आज हमने जितने भी सेक्टर्स डिस्कस किए हैं, वो आई होप आप लोगों को समझ आ गए होंगे। हमने सबसे पहले डिस्कस किया फॉरेन ट्रेड, देन हमने डिस्कस किया डेमोग्राफिक कंडीशंस, जिसमें हमने सेंसस का ईयर याद रखना है 1881,
एंड ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड या फिर सेकेंड स्टेज ऑफ ट्रांजिशन, वो है 1921। ठीक है, उसके बाद हमने ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर पढ़ा जिसमें एग्रीकल्चर प्रीडोमिनेंट था 75%। तो अब ये सारे सेक्टर्स आपको क्लियर है एंड आप इस वीडियो को अगर 2-3 बार सुनोगे तो याद हो जाएंगे। नोट्स के साथ इसे सुनना। एंड जो नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी, इसी का पार्ट 3। और ये चैप्टर आपको इन 3 वीडियो से ही कंप्लीटली क्लियर होगा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। एंड जाने से पहले प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक दिस वीडियो। एंड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर लिख सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पे भी मेरे से डाउट पूछ सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।